भोजनालय में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों, जिनमें खट्टे रसदार व्यंजन भी हैं, उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये व्यंजन जहाँ एक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहीं अपने स्वाद में भी अद्भुत है। परंतु समय के साथ इन पारंपरिक व्यंजनों की विधियां विलुप्त होती जा रही है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इन पारंपरिक व्यंजनों को किस तरह से सही विधि से बनाया जाता है। तो चलिए और देखते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं हमारे हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन। कार्यक्रम भोजनालय में आपका फिर से स्वागत है और अब जानते हैं कि हमीरपुर में विशेष दिनों पर क्या कुछ बनाया जाता है, क्या है यहाँ की धाम में विशेष। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ है, आपका नाम? श्रीमती रेखा देवी। रेखा जी, आपका ग्रुप कौन सा है? अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा देवी है। नदौन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ, ग्राम पंचायत भरमोटी खुर्द। मेरे ग्रुप का नाम है सक्षम स्वयं सहायता समूह। हमने हमारा छोटा सा गांव है गगाल, वहाँ से हमने शुरू किया था। तो हमने शुरू में जो था वो अचार चटनी का काम शुरू किया था और धीरे धीरे हमारा ग्रुप जो है वो तरक्की करता गया। कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा से जो हमने ट्रेनिंग की थी। हाँ जी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमीरपुर में जो है वो धाम के तौर पर जब विशेष दिन होते हैं तो क्या कुछ परोसा जाता है पारंपरिक व्यंजनों के? हमारी हमीरपुरी धाम में जो है अब सोया चाप का मदरा बनाया जाता है और इसमें अरबी का मदरा है, काले चने का खट्टा और ब्रेड का मीठा है। हाँ जी, इसके अलावा और चावल जैसे कड़ी है, कड़ी भी बनाई जाती है और तेलिया माँ है, दाल मखनी है, हर चीज़। हाँ जी मैडम, एक्स्ट्रा होती है। हमने तो ये डेमो दिखाया है, यहाँ पे 4 ही सब्जियाँ लगाई है ना। हाँ जी। तो हम आपसे इनको बनाने की विधि भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, बच्चे जो है वो इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उन्हें असल में पता ही नहीं है कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है और कहीं ना कहीं वो, जैसे आपने फास्ट फूड की बात की, उसकी और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में हम विधि जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कौन सी विधि आप हमें बताने वाली हैं? हाँ जी, हमें जैसे सोया चाप का मदरा बनाया है। जैसे बच्चे जो वो फास्ट फूड की तरफ जो जाते खाने के लिए आकर्षित होते हैं, यहाँ भी हमारे पास आ रहे बोल रहे कि मैगी खानी हमने, तो हमने मना किया बच्चों को कि मैगी मत खाओ, जो हमारे घर की जो बनी हुई है, जैसे हमारी हमीरपुरी धाम बनी है, तो उसके लिए आप आकर्षित करो कि खाओ, बोले टेस्ट करो। तब उन्होंने बोला कि वो सोया चाप होती क्या, तो हमने उनको बताया कि सोयाबीन से बनती है सोया चाप। और इनको सोया चाप बोल रही है कि ये दही डाला होता, हम दही नहीं खाते, बोले कि इसको हमने ग्रेवी बनाई होती है तब खाया जाता है इसको। हाँ जी, बंद हो गया और सोया चाप का तो इतना ही है कि हाँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर बोलने पड़ने, उनको बताने पड़े कि आज बनेगी, कल बनेगी, चने का मदरा कब मिलेगा, मानी कब बनेगा, खट्टा कब मिलेगा। तो सोया चाप की विधि में आपसे जानना चाहूँगी कि सोया चाप आखिर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सोया चाप जो है वो किससे बनाया जाता है? सोयाबीन से बनाया जाता है। हाँ जी, किस तरह से ये इसे तैयार किया जाता है? जिस तरह से हम देखते हैं कि स्टिक्स में उसे तैयार किया जाता है, तो वो कैसे बनती है? हाँ जी, जो आइसक्रीम की होती है ना लकड़ी की डंडी, उससे हमने पहले उसका घोल बनाया जाता है, फिर उसको उसके अंदर जो लपेटा जाया जाता है, फिर इसको थोड़ा सा शेप दी जाती है। हाँ जी, तब बनाया जाता है इसको, फिर उसकी पैकिंग दी जाती है। हाँ जी, सोया चाप का मदरा आखिर कैसे बनाया जाता है हमीरपुर में, आइए जानते हैं। हाँ जी मैम, हमीरपुर में जो है सोया चाप का मदरा, जो पहले इसको जो सोया चाप को जो हम पहले गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसको निकाल कर गर्म पानी से निकाल इसको काट लेते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद इसको अलग से रख दिया जाता है। फिर कढ़ाई में तेल डालकर, इसमें तेल में जो गर्म जब धुआं निकल जाता है, पक जाता है तेल, उसके बाद जो है जीरा डाल के, फिर हमने जो प्याज का ये बनाया तो पेस्ट बनाया होता है उसको डालते हैं, लहसुन अदरक का हर चीज़ डाल देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा खड़े मसाले का प्रयोग करते हैं। जब ये हमारे पेस्ट जो है पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद हम दही लगाते हैं। फिर दही का पेस्ट जो तैयार ग्रेवी बन जाती है, उसके बाद हम इसको डाल देते हैं सोया चाप को। हाँ जी, फिर जिसकी ग्रेवी है वो कितनी देर में, जब हम कहें कि जो दही है उसको कितनी देर तक जो है वो काढ़ा जाता है जिससे उसकी ग्रेवी तैयार हो सके? हाँ जी, इसको बहुत टाइम तक काढ़ा जाता है ताकि इसका दही का भी पता नहीं चलता कि दही भी है, इसको पूरा। हाँ जी, जब तेल छोड़ देता है ऊपर, जब उसका पता चलता है कि अपने आप तेल ऊपर आ जाता है। हाँ जी, इसमें आपने खड़े मसालों की बात की, तो आखिर खड़े मसालों का क्या लाभ रहता है? क्या उससे खुशबू है जो वो बढ़ जाती है या फिर स्वाद में भी इजाफा होता है? हाँ जी, खुशबू भी बढ़ जाती है और स्वाद में भी टेस्ट आता है। हाँ जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी दूसरी डिश है जो कि अरबी का मदरा है, वो भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर अरबी का मदरा किस तरह से बनाया जाता है, अरबी को पहले किस तरह से तैयार किया जाता है?
हाँ जी, अरबी को पहले छीलते हैं, फिर उसके बाद उनको काटना है, काटने के बाद उसको फ्राई करना, फ्राई करने के बाद फिर जैसे हमने सोया चाप का किया वैसे ही फ्राई करने के बाद उसको साइड में रख देना। फिर तेल को कढ़ाई में गर्म करना, जब तक वो तेल का धुआं ना निकल जाए तब तक हम मसालों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही धुआं निकले उसके बाद हम थोड़ा हल्का सा जीरा डालते हैं, फिर जो भी हमने मसाले पेस्ट बनाया होता है उसको डाल देते हैं। जब तक उसका पेस्ट यानी तेल ना ऊपर आ जाए जब तक मसाले में और चीज़ नहीं डालते। फिर उसके बाद हमने जो टमाटर की ग्रेवी बनाई होती है फिर उसको डालते हैं, हर चीज़ हल्दी नमक वगैरह डाल के। फिर जब ये तैयार हो जाता है मसाला सब कुछ, उसके बाद हम दही डालते हैं। फिर दही को भी इतनी देर तक पकाया जाता है जब तक उसका तेल जो ऊपर तक ना आ जाए, अपने आप तेल जो ऊपर आ जाता है, जब समझो कि उसकी ग्रेवी पूरी तैयार है। फिर उसके बाद अरबी डाल देनी है। मीठे के तौर पे हमीरपुर में क्या खाया जाता है? हाँ जी, मीठे में हमारे ब्रेड का मीठा बहुत ही बनाया जाता है शादियों में भी। तो हम भी इसको जो ब्रेड होती है उसको पहले फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद इसकी जो चीनी की चाशनी होती है उसको बनाया जाता है। फिर जो भी इसका ड्राई फ्रूट होता है वो डाल देते हैं। फिर पीछे से जो हमने जो फ्राई की होती है ब्रेड उसको डाल देते हैं। हाँ जी, ये मीठा। हाँ जी, साइड टुकड़ा दीजिए, साइड टुकड़ा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी हमें रेसिपीज़ बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रम सहेंगे नहीं कहेंगे लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध ये अभियान चल रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ है, आपका नाम? उद्भावना मैम। उद्भावना जी, ये किस तरह का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है जो 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक होना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता के चलते हुए ये अभियान हमने 14 दिसंबर से शुरू किया है। जो फूड कार्निवाल था यहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है और जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी हैं उन्होंने हमें ये स्टॉल दिया है ताकि यहाँ पर जितने भी हमारे विजिटर्स आ रहे हैं, कोई भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको हम इस अभियान के बारे में जागरूक कर सकें। और इसमें बेसिकली फोकस किया गया है घरेलू हिंसा को। इसमें हम महिलाओं की घरेलू हिंसा के साथ साथ हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, छोटी बच्चे हैं, उनको भी कवर कर रहे हैं। किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो फूड कार्निवल है इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के हो या टूरिस्ट हो, काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कुछ कहना है आम लोगों का इस विषय पर? मैम, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी बातें सुन रहे हैं हम घर पे ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इनको हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं, महिला के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है घरेलू हिंसा के लिए, और उसके साथ जो साइबर सेल के लिए जो है, क्योंकि मेन फ़ोन पे आजकल जो मेन देखा जा रहा है, फ़ोन पे ज़्यादा गाली गलौज से या फिर कोई फ्रॉड सा आता है, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। और यहाँ का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो भी खाना खाने आता है तो यहाँ पर भी इस साइड भी साइड नज़र डाल के ज़रूर पूछने आता है कि ये किस तरह का स्टॉल है, क्या यहाँ पर बातें हो रही है, और हम उनके भी व्यूज़ लेते हैं कि किस तरह से वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, क्या उनको पता है घरेलू हिंसा हो रही है, नहीं हो रही है, क्या आसपास वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो हम सारी चीज़ें उनसे साझा करते हैं। जिस तरह से हमारी बहुत सी जो दर्शक है, जो महिलाएं हैं, वो हमें देख रही होंगी, तो क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगी? किन बातों का वो ध्यान रख सकती हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम हिंसा से जोड़कर देख सकते हैं? कई बार क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका वो ध्यान रख सकती हैं? तो इसमें सबसे मेन ये है कि पीड़ित को सुरक्षित महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पीड़िता किसी को दिखता है, कोई चोटों का निशान दिखता है, तो उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चोट किस तरह से आई है। वो डॉक्टर से काउंसलिंग ले सकती है, उसी के साथ जो हमारे परामर्श कार्ड्स होते हैं उन पर बात कर सकती है, पुलिस या कानून के साथ सहायता ले सकती है। अगर वो इस बारे में बात करने में थोड़ी सी सक्षम नहीं है तो उसी के साथ जो दूसरे हैं, उनके घर वाले हैं, अगर उनके साथ वो हो रहा है तो आस पड़ोस के लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। जी, उद्भावना जी, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जो इसके साथ में जारी किया गया है जिससे कि जो महिलाएं हैं वो उस पर बात कर सकती हैं? जी, एक महिला, हमने यहाँ पर घरेलू हिंसा की ही बात की है, तो उसमें एक महिला का नंबर है 112 और उसी के साथ हम साइबर सेल के एक हेल्पलाइन नंबर की भी बात कर रहे हैं जो है 1930। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो सकती हैं और जिस तरह के ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकती हैं और खुद को भी सुरक्षित रख सकती हैं और आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे भी सुरक्षित रख सकती हैं। आज कार्यक्रम भोजनालय में हमने आनंद लिया हमीरपुर की उन तमाम व्यंजनों का जो
अपने आप में कुछ ना कुछ कह जाते हैं। उनका स्वाद, उनकी खुशबू। आज हमने जाना कि किस तरह से इन व्यंजनों को बनाया जाता है और कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ा सकती है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।